हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को अब कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 2 लेक्चर हमारे अभी तक हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में आपको पता ही है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में जो भारतीय समाज एवं संस्कृति का जो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है उस पर हमारा डिस्कस चल रहा है। और उसी में दोस्तों एक लास्ट सेशन हमारा हो चुका है, और ये लास्ट सेकंड सेशन हो चुका है। ये थर्ड सेशन है। इसमें आज हम बात करेंगे भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, कि जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज का एक्चुअल में इतिहास क्या रहा है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ होता है इतिहास, है ना। तो भारतीय समाज के इतिहास के बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलें। हालांकि मैं भी थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा इसमें। जहां ज़्यादा आवश्यकता लगेगी समझाने की वहां पर टाइम लेकर समझाएंगे भी आपको, और जहां पर आवश्यकता नहीं होगी वहां थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, टॉपिक आप सभी जानते ही हैं कि हमारी ये क्लासेस सभी टॉपिक वाइज टॉपिक होती है। सभी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हम लेकर आते हैं सभी टॉपिक वाइज टॉपिक होती है। कोई टॉपिक को बीच में हम छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को पढ़ा दिया और अगले टॉपिक के लिए आप क्लास ढूंढते रहे, मिले नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको दोस्तों सभी क्रम अनुसार सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो भारतीय समाज का आधार था ये कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में बात करेंगे भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब भारतीय समाज के इतिहास के बारे में, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन आज का। और सेशन शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि कंप्लीटली आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है कि 4 पॉइंटों के माध्यम से हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और 4 टॉपिक कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय समाज जो है प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार का था, अर्थात कि प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो प्राचीन समय में हमारा भारत का जो समाज है वो समाज कैसा था। वर्तमान या मध्यकाल या फिर कहें कि आधुनिक समाज से प्राचीन समाज के बीच में क्या डिफरेंस था, किस प्रकार का वो समाज था, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के समाज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन काल के समाज के बारे में, फिर मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल से लेकर के वर्तमान तक के समाज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भूमि पर, और जिसमें हम देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले दोस्तों अभी आप देख ही चुके हैं कि भारत का जो समाज है, भारतीय समाज को प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक के इतिहास को जानने और समझने के लिए उसको अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया, अलग अलग युगों में, कि प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये 4 काल क्यों दिए गए हैं? इन सबका कारण सिर्फ यही है ताकि हमें पूरा इतिहास एकदम क्लियरिटी के साथ में समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि पूरी कंफ्यूजन जो भी इस लेक्चर को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के हमारे दिमाग में पहले से कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और आजकल एक समस्या और देखने को मिल रही है आप लोगों के साथ में, कि जो टॉपिक लंबा होता है तो आप आगे पढ़ते हैं और पीछे से फिर भूलते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कोई समस्या नहीं आएगी। बस ये कि इस लेक्चर को यही कारण है मेरा कि एक टॉपिक को एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअसली शुरू से लेकर एंड तक लेक्चर को एक ही बार में पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखिए, आपको पूरा समझ आएगा, पूरा 100% समझ आएगा। बीच में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन बीच में नहीं टूटेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका फोकस क्लास पर बना रहे। वो कैसे बनाना है वो मैं जानता हूं। चलिए, तो शुरुआत करते दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो जो मेरे प्यारे दोस्त इस काल के बारे में नहीं जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो उनके लिए शॉर्ट में एक छोटा सा ये समझ लीजिए आप लोग, कि प्राचीन समय से पहले, देखिए हमने इतिहास को कितने भागों में बांट के रखा है ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट है इतिहास के हमारे? प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, है ना, मध्यकालीन इतिहास जिसको बोलते हैं, और एक आधुनिक इतिहास। तो 3 पार्ट में हमने इतिहास को बांट के रखा हुआ है। क्यों बांट रखा है? क्योंकि तीनों काल के इतिहास को हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब हम समाज के इतिहास को या कहें कि भारतीय समाज के इतिहास पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो भारतीय समाज का इतिहास दोस्तों प्राचीन समय से पहले भी मौजूद था।
और प्राचीन समय से पहले का जो काल था उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उस काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, तो उसका एक शॉर्ट सा उदाहरण ये मान लीजिए आप कि जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, उस समय के बारे में जानने के ज्यादा हमें कोई ऐसे ठोस प्रूफ एविडेंस ये कहें कि सबूत नहीं मिले हैं, कोई ऐसे ठोस आधार नहीं मिले हैं जिसके माध्यम से हम उस काल के बारे में अच्छे से जान सके। इसी कारण से अर्थात कि उस काल को जानने की सामग्री अपर्याप्त होने के कारण अर्थात पर्याप्त नहीं होने के कारण ही उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड को और पढ़ेंगे तो आपका यही कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव के इतिहास के आरंभ से, कहां से, मानव का जब से इतिहास रहा है उस इतिहास के आरंभ से भारत में मानव जाति का अस्तित्व रहा है। तो इसका मतलब तो ये को पूरे विश्व में हम ये नहीं कह सकते कि विश्व के किसी अन्य भाग में पहले मानव जाति का अस्तित्व रहा है, भारत में बाद में आया, तो हम ये नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि मनुष्य का जब से इतिहास प्रारंभ हुआ है, मनुष्य का जब से अस्तित्व में मनुष्य आया है तब से ही भारत में उसका अस्तित्व रहा है। ठीक है, तो जिसका हालांकि उस समय का पूरा और समुचित इतिहास का ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इसी कारण से इस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो प्राप्त जो तथ्य हमको प्राप्त हुए हैं उस समय के बारे में जानने से संबंधित जो सामग्री हमको प्राप्त हुई है, उस तथ्य या उस सामग्री के आधार पर ये मत सामने आया है कि दक्षिण भारत में, कहां पर, दक्षिण भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था, और जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका ये एक ही भूभाग से जुड़े हुए थे। दोस्तों अगर आपने विश्व मैप देखा होगा तो भारत के जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है। उसके भारत के दोस्तों, भारत के पश्चिम में आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप दिखता होगा, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक समय में ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, जो कि बाद में धीरे धीरे विखंडित होकर के ये वर्तमान वाला रूप इन्होंने धारण किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जब ये तीनों जो महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे, उस समय से ही भारत में मानव जाति के अस्तित्व के प्रमाण पाए गए हैं। क्लियर हुआ है ना। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति जो है प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुकी थी। तो जिस संस्कृति का हम आज पालन करते हैं, जिस भारतीय संस्कृति पर आज हम गर्व करते हैं और पूरे विश्व में सबसे महान संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति दोस्तों प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है, अर्थात कि विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। ठीक है ना। तो उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय भी विद्यमान था। क्लियर हुआ? तो यही था दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक काल, और आपको देखने को मिला कि प्रागैतिहासिक काल में भी समाज अर्थात मानव का अस्तित्व था, और जब मानव का अस्तित्व था तो उस समय भी जो है भारतीय संस्कृति जन्म ले चुकी थी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट होगा, चलिए इसमें और कुछ डिटेल दी गई है, वैसे तो समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको और आगे हम जरा सा देख लेते हैं। तो उस समय जो मानव जाति का विस्तार था, उस विस्तार के बारे में कुछ यहाँ पर स्लाइड में बात की गई है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं, स्पीड से थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो सिंध के लरकाना से लेकर, दोस्तों इसमें मैप लगाना था मुझे ताकि आपको अच्छे से समझा सको, लेकिन मैप लगा नहीं पाया, शायद मैंने बताया तो था लेकिन लगा नहीं है ना। चलिए समझ लीजिए। तो दोस्तों सिंध के लरकाना, पंजाब के हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये नामक स्थान पर कुछ उत्खनन हुआ था, मतलब खुदाई के कार्य हुए थे। कहाँ पर? सिंध के लरकाना में हुआ था। जो हड़प्पा है, पंजाब के हड़प्पा में नाम जरूर सुना होगा आपने, मोहनजोदाड़ो ये भी आपने नाम सुना होगा। तो इसमें यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो खुदाई के द्वारा यहाँ से कुछ प्राप्त हुआ हमें, जिससे प्रागैतिहासिक काल का यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी। इसके प्रमाण हमें इन खुदाइयों से मिले थे, और इन स्थानों को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इस सभ्यता का जो निर्माण है, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या ज्यादा बताने की आवश्यकता आप लोगों को?
आप भली भांति रूप से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल में जन्म ली थी और उस समय दोस्तों वहां पर नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। जब पूरे विश्व ने दोस्तों ये मान लीजिए कि मानव के रूप में जीना भी नहीं सीखा था। उस समय से भारत में नगरीय सभ्यता पनप चुकी थी और ये प्रमाण है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। अगर आपने मूवी नहीं देखी हो मोहनजोदाड़ो, तो एक मूवी आई थी, ऋतिक रोशन लेकर आए थे उस मूवी को, तो उस मूवी को जरूर देख लेना। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार की हमारी नगरीय व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कब की कहानी है, लगभग 3000 साल पहले की, 3000 साल ईसा से पहले की बात कर रहे हैं हम। ईसा के अभी क्या चल रहा है आपका 2022 चल रहा है, तो 2022 साल ये और 2022 साल से भी 3000 साल और पीछे चले जाइए, ये तब की कहानी है, ठीक है ना। तो ये पहले द्रविड़ों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही नहीं थी, बल्कि इसका जो प्रसार था, जो फैली हुई थी, वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तर राजस्थान, इधर भी दोस्तों इसका विस्तार काफी मात्रा में पाया गया था, ठीक है ना। ये संस्कृति नगरीय संस्कृति में आपको बता चुका हूं। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग और मातृ देवियों के उपासक थे और वे प्रकृति की पूजा करते थे और लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी, इन सब के उद्योग, व्यापार, धंधे भी हुआ करते थे उस समय में। यहाँ पर गेहूं, मांस, मछली, दूध, घी, इन सब का भी प्रयोग होता था। माना जाता है कि द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया ऑस्ट्रेलियाई और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे ये, और ये सभ्यता 2000 ईसा पूर्व तक कायम रही और आर्यों के भारत में आने के बाद में इस सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों इसमें कहानी यही है कि हमारी भारतीय समाज प्रागैतिहासिक काल में जब भी भारतीय समाज की बात आपको करनी हो तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप उठाकर रख दीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड दोस्तों, आप लेक्चर ले रहा हूँ, कुछ अर्जेंट था क्या? ओके, तो अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल। दोस्तों ये प्राचीन काल, देखिए सबसे पहले हमने बात की थी इस पूरे इतिहास की पृष्ठभूमि को जानने की, भारतीय समाज की, तो उसमें हमने 4 पार्ट किए थे, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है ना। तो उसमें से हम प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब हम बात करेंगे प्राचीन काल के बारे में कि प्राचीन काल में किस प्रकार की हमारी सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी, तो उस प्राचीन समय में दोस्तों काफी लंबा काल था। प्राचीन काल का जो काल था, समय था, वो काफी लंबा था। इस कारण से उसे भी हमने समझने के दृष्टिकोण से डिवाइड किया हुआ है 6 पार्ट में, ठीक है। जैसे जैसे राजा आए, जैसे जैसे नए नए वंशों ने शासन किया प्राचीन समय से, उन शासकों के आधार पर हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है और 6 पार्ट के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे और गुप्त काल पर आकर के इसकी प्राचीन काल की कहानी को समाप्त कर देंगे। इसमें एक बात और याद रख लीजिए कि वैदिक काल के अंदर भी हमको 2 काल और पढ़ने हैं। वैदिक काल का समय भी काफी लंबा था, इस कारण से वैदिक काल को भी पूर्व वैदिक काल अर्थात वैदिक काल से पहले का समय और वैदिक काल के बाद का समय, इस प्रकार से 2 काल में वैदिक काल को डिवाइड किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, है ना। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए तो इनको 1 बाय 1 करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। दोस्तों वैदिक काल को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको शायद पता ही होगा, वेदों के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना। 4 वेद हैं, हिंदू संस्कृति में 4 वेद हैं, है ना। तो वो जो 4 वेद है दोस्तों, उनमें सबसे पहला वेद कौन सा था, तो आपको शायद पता होगा, नहीं है तो इस बात को याद रख लीजिए। सबसे जो पहला वेद आया था वो था ऋग्वेद, ठीक है ना। तो उसी ऋग्वेद के आधार पर ही जब वो ऋग्वेद आया उस समय को ही हमने यहाँ पर वैदिक काल उसी के कारण नाम पड़ा था इस काल का। किसके कारण? ऋग्वेद के कारण। जो हमारा पहला वेद था ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के कारण ही इस काल का नाम क्या पड़ा? वैदिक काल। क्यों? क्योंकि इस काल में जो है 4 वेद आए थे, ठीक है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है, जरा आगे समझते हुए चले, आपको क्लियर होती चलेगी।
ठीक। आर्यों को वैदिक संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। किसको? आर्यों को। आर्यों के, अभी इससे पहली वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि आर्यों के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब भाई जब कोई आकर के एक सभ्यता का अंत करेगा तो नई सभ्यता तो पनपेगी ना, नई सभ्यता का निर्माण करेगा वो। तो उसी प्रकार से जब भारत में आर्य लोग आए तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किया, उसको समाप्त किया और एक नई सभ्यता को जन्म दिया और उसी सभ्यता का नाम पड़ा वैदिक संस्कृति। ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता किसको कहा गया? आर्यों को कहा गया। वैदिक काल भी दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व वैदिक काल की। तो पूर्व वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल का जो समाज था, समाज का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में ही पूर्व वैदिक काल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसे सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद को ही माना जाता है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के लेखों के अनुसार, किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार, कि उस समय में अर्थात पूर्व वैदिक काल में जो समाज हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक समाज होता था, पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, अर्थात कि पिता और पुत्र का प्रभाव अधिकतम होता था, है ना। समाज व्यवस्था का आधार था, संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4, है ना, 4 जो है कैटेगरी में पूरा समाज डिवाइड था और चारों वर्णों के अपने अपने काम निर्धारित पहले से ही होते थे। ठीक है ना। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति उस समय काफी उच्च थी, अर्थात कि आने वाले समय में मध्यकाल में आकर के स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, लेकिन प्राचीन समय में हम कह सकते हैं कि जब तक वैदिक काल रहा तब तक स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही, काफी अच्छी रही थी। ठीक है ना। तो स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस काल में अगर हम खाद्यान्न की बात करें दोस्तों, तो इनका खाद्यान्न था गेहूं, जो दूध, शार्क, फल, मांस, सोमरस, इन सब का ये लोग सेवन करते थे। और आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समान ही आर्य भी जो है प्रकृति की पूजा करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। इनके द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो जरा उत्तर वैदिक काल को भी हम कुछ शब्दों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल और कुछ नहीं बल्कि पूर्व वैदिक काल के जस्ट बाद का समय है। कहाँ का? पूर्व वैदिक काल के जस्ट बाद का समय है। अब इसको याद रखने का एक फॉर्मूला बहुत प्यारा ये है कि पूर्व वैदिक काल की सूचना हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है ना। ऋग्वेद आया इसी कारण से वैदिक काल, वैदिक देखिए 4 वेद आए इस काल में, 4 वेद आए, इस कारण से इस पूरे काल का नाम क्या रखा गया है? वैदिक काल। ठीक है ना। ऋग्वेद जब आया था तो उसको हमने बोल दिया पूर्व वैदिक काल। और इसके अलावा जो अन्य 3 वेद थे, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेद जब आए तो उस समय को काल को कहा गया उत्तर वैदिक काल। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऋग्वेद के बाद के युग को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। इसी समय में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी। इस युग में आर्य संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य कई भागों में होने लगा। लगभग पूरे भारत में आर्यों की संस्कृति का प्रचार होने लगा। इस युग में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की भी स्थापना हुई। देखिए, राजतंत्र काफी लंबे समय से चला आ रहा है और राजतंत्र, और भारत ही है दोस्तों एक ऐसा देश जिसने गणतंत्र को प्राचीन समय में ही जन्म दे दिया था। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र। ठीक है ना। तो गणतंत्र की भी स्थापना हो चुकी थी। और इस युग में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन वे संपत्ति में अधिकार नहीं रखती थी। शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं था। संपत्ति का अधिकार जिस प्रकार से पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, वहां लड़कियों को, पुत्रियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं था उस समय। वर्णाश्रम व्यवस्था का इस युग में भी प्रचलन था। ठीक है, वर्णाश्रम मतलब वही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे महाकाव्य काल की।
छह कालों के बारे में प्राचीन समय में हमें छह कालों पर डिस्कस करना है। छह काल में से प्रागैतिहासिक काल को फिनिश कर चुके हैं। प्राचीन काल के अंतर्गत हमें छह काल पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला जो हमने काल पढ़ा वो था वैदिक काल, और अब सेकंड आ गया महाकाव्य काल। तो ये महाकाव्य काल और कुछ नहीं दोस्तों, ये वो काल है जिसमें कुछ महाकाव्य आए थे। और महाकाव्य आप भली भांति रूप से जानते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़े जो महाकाव्य रहे हैं वो थे रामायण और महाभारत। कौन कौन? रामायण और महाभारत, यही सबसे बड़े महाकाव्य रहे हैं। ठीक है, तो ये महाकाव्य काल इसी कारण से रामायण और महाभारत की रचना होने के कारण ही इस काल को महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत दो बड़े महाकाव्य हैं। इनकी रचना जिस युग में हुई उसे महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अब क्या समझाने की आवश्यकता है बताइए मुझे जरा। कुछ भी समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। स्पष्ट जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट अपनी भाषा में लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। रामायण की रचना किसने की थी दोस्तों? आप सब जानते हैं वाल्मीकि जी ने की थी। इसके अलावा महाभारत की रचना व्यास जी ने की थी। और यह माना जाता है कि ईसा से मतलब अभी से 2022 साल पहले की बात कर रहे हैं, जीरो की। देखिए 2022 साल अभी चल रहा है, अभी ईयर क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो ये कब स्टार्ट हुआ होगा? अभी से 2022 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो ये समय कभी तो जीरो होगा ना। और वो जो जीरो था ना, जहां से ये 2022 स्टार्ट हुआ था, वो जो जीरो था ना, उस जीरो को ही ईसा मसीह के जन्मदिन के नाम से याद रखा जाता है। ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है ईसा पूर्व, मतलब कि उस जीरो से पहले ईसा पूर्व, और ईसवी कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद को। तो जो हमारा ये 2022 चल रहा है ये ईसवी के अंतर्गत आएगा। और 2000 जो जीरो है अर्थात ईसा मसीह जन्म से पहले, तो वहां पर ईसा या तो ईसा नाम लिखा होगा या फिर ईसा पूर्व लिखा होगा। क्लियर है? तो कहा जाता है कि अभी से मतलब कि 200 ईसा पूर्व तक इनकी अधिकतम रचना किसकी? रामायण और महाभारत की कंप्लीट हो चुकी थी। राम और कृष्ण इस युग के महापुरुष थे। और हालांकि आज भी राम के कई आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं, राम की पूजा की जाती है, उनको एक आदर्श का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार से सीता को भी एक उदात्त पतिव्रत धर्म की प्रतीक मानी जाती है। गीता जो कि महाभारत का ही एक अंग है, इसमें संपूर्ण वेद, उपनिषद और पुराणों का सार समाहित है। इस युग में जाति प्रथा कठोर होने लगी। इस युग की प्रतिष्ठा वैदिक युग की तुलना में अब थोड़ी कम होने लग गई थी। और हालांकि स्वयंवर की प्रथा के द्वारा वे अपने पति को चुनने के लिए स्वतंत्र थी। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि वैदिक काल की अपेक्षा अब इस काल में जो है यहाँ पर कुछ रूढ़ियां जन्म ले चुकी थी। समाज में रूढ़ियां, कर्मकांडी जन्म ले चुके थे, जिस कारण से स्त्रियों की स्थिति अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगी थी। ठीक है ना। और इस युग में नगरों की तुलना में गाँव ही ज्यादा थे, गाँव की प्रधानता ज्यादा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों जैन और बौद्ध काल के बारे में। तो जैन और बौद्ध काल की कहानी कुछ, चलिए ज्यादा टाइम जाएगा, है ना। डायरेक्ट इसको स्लाइड को ही पढ़ते हुए चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। अलग से एक्सप्लेन करेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये जो जैन और बौद्ध काल का समय लगभग एक साथ का ही समय है। ओके, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी है ये। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की कहानी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी है ये, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के कई देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों के द्वारा आंदोलन किए गए, समाज को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। दोस्तों पूरे विश्व में समाज की जो कुप्रथा चलती आ रही थी वो
पूरे विश्व में ही फैली हुई थी। अब जनता धीरे धीरे जागने लगी थी और वो अब उस सबका विरोध करने लगी थी, और इसी विरोध के कारण ही दोस्तों वहां पर अब समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। तो उसी प्रकार से भारत में भी समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए, शुरू हुए, और वही समाज सुधार आंदोलन के रूप में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जन्म लिया था। ठीक है, हिंदू समाज अर्थात हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ही, एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब। ओके, तो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है अस्तित्व में आए थे, है ना। तो भारत में भी ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, कर्मकांड एवं अंधविश्वासों के विरोध में महावीर और गौतम ने अपनी नवीन विचारधाराएं दी और भारतीय समाज को पुनर्जीवित कर उसमें नवीन प्राण संचार किया। ठीक है, तो गौतम ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया, तो महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। यहाँ पर एक बात आप विशेषकर याद रखेंगे, और वो बात ये है कि बौद्ध धर्म का जन्म किसने किया था दोस्तों? बौद्ध धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। लेकिन जैन धर्म जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया था जो है महावीर के द्वारा, बल्कि महावीर जैन धर्म पहले से चला आ रहा था, महावीर ने उसको अच्छे से और आगे बढ़ाया था। वो जैन धर्म जो है धीरे धीरे उसका प्रसार जो है पूरे भारत में हो गया। जैसे राज्य का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, राजाओं ने भी इसको संरक्षण दिया। और गौतम बुद्ध ने भी लोगों को उस सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जिससे कि वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने को कहा। और अष्टांगिक मार्ग दोस्तों, ये आपको अष्टांगिक 8 मार्ग जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से स्लाइड में पीपीटी डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म के ही अंग थे। ये समाज सुधार आंदोलन कह सकते हैं इसको, और हिंदू धर्म में आई बुराइयों का अंत करना चाहते थे ये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसका निचोड़ इतना सा है कि हिंदू धर्म में जो उस समय कुछ बुराइयां जन्म ले रही थी, उन बुराइयों के विरोध में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकलकर बाहर आए और उन्होंने इस बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मौर्य काल। तो अब जो है मौर्य काल की शुरुआत होती है। मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि मौर्य काल से पहले पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ, है ना। तो प्राचीन समय में ही मौर्य काल जब आया, उससे पहले की कहानी है। तो उससे पहले दोस्तों जब नंद वंश हुआ करता था, मौर्य काल से पहले नंद वंश था। तो नंद वंश के समय में क्या था कि पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य कहें कि चाणक्य, उनका सपना था कि पूरे भारत को एक समूह में एक छत्र राज्य के नीचे लाया जाए। और उसी आशा के साथ में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, ताकि भारत में एक मजबूत राजनीतिक सत्ता की स्थापना की जाए। और उसी उद्देश्य से दोस्तों यहाँ शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की, और उसी साम्राज्य के नाम से इसको नाम दिया गया है मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल में पहली बार पूरे संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। एक राजनीतिक सत्ता मतलब कि पूरे भारत में एक ही राजा, ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था। आप सभी ने वो पिक्चर भी देखी होगी, कई सीरियल भी काफी चला था इसका। चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी जब आया था तो बहुत चला था, ठीक है ना। जिसने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद नाम था उनका, नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उनका जो है उसको पराजित करके और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब और सिंध से भगाकर पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मौर्य काल में भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार अन्य देशों में हुआ। चंद्रगुप्त का पुत्र अशोक इतिहास में महान राजा के नाम से जाना जाता है। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अन्य देशों में भेजा था। जैसे कि पुत्र को भेजा था उन्होंने श्रीलंका में, और पुत्री को भेजा था उन्होंने म्यांमार और अन्य देशों में, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस प्रकार के अन्य देशों में, फिलीपींस तरफ।
ठीक है ना। तो मौर्य काल में अनेक देश में वाणिज्य व्यवस्था, विज्ञान, साहित्य, कला की प्रगति, अशोक की धार्मिक नीति, सहिष्णुता, ये सब का पूरे विश्व में प्रचार था। और इसी से दोस्तों अशोक जो है पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे थे। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था पनपने लग चुकी थी। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी अब वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होने लग चुकी थी। ठीक है, तो ये था आपका मौर्य काल। और इसके बाद में जो काल आता है दोस्तों वो आता है मौर्य के बाद में शक और कुषाण का काल। शक और कुषाण काल, जिनको थोड़ा सा स्पीड से और शॉर्ट में पढ़ते हुए चले। बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया है मैंने स्लाइड में, बहुत शॉर्ट है दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो मौर्य काल के बाद इससे दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी तक, दूसरी सदी से चौथी सदी पूर्व तक भारत में कई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन बांध सके। ठीक है, उस समय यवन, पल्लव, शक और कुषाण, इन लोगों ने साम्राज्य स्थापित किए। कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत में मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक हो चुका था। किसका? कुषाणों का। कुषाण, शक, पल्लव और यवन बहुत जल्दी भारतीय बन गए। उन्होंने भारत के बौद्ध और वैष्णव धर्म को अपना लिया था। तो इस कारण से इनका तो भारत में पूरी तरह से विलीन ये हो चुके थे, शक और कुषाण, याद रखिएगा। इनके बाद में फिर शासन आता है गुप्त काल का। तो भारत में दोस्तों 300 से 500 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त, यहाँ पर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये मौर्य चंद्रगुप्त ये अलग है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो जिस साम्राज्य की स्थापना की थी वो किसकी की थी? गुप्त काल की। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बड़े भाग पर काफी लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आता है मध्यकाल। जो आता है मध्यकाल पे अगर हम देखिए, अब कौन कौन से काल हम निपटा चुके हैं, कौन कौन से काल फिनिश कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका है, प्राचीन काल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आ चुके हैं तीसरे पार्ट पर, मध्यकाल पर। किस पर? मध्यकाल पर। थोड़ा सा दोस्तों मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, ताकि टाइमिंग चेक कर लूं कितना टाइम क्लासेस हो चुकी है। उसके बाद में हम सीधे फिर मूव करेंगे। ओके, आधा घंटा हुआ, ठीक है, 10-15 मिनट और लगेंगे दोस्तों, इसको फिनिश ही कर लेते हैं। या फिर सेकंड पार्ट और लेकर आए इसका, दोस्तों, जैसा आपको उचित लगे। क्या करना चाहिए? इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, इसका, है ना, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे तो 15 मिनट पर्याप्त है। 1 मिनट स्लाइड चेक कर लेते कितनी है। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है यार, इसी में फिनिश कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, मुश्किल से 15 मिनट और लगेंगे, 10 से 15 मिनट और लगने वाले। चलिए, तो मध्यकाल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल के बाद में अब आता है हमारा मध्यकाल। तो मध्यकाल की शुरुआत जो होती है, वो शुरुआत की जाती है राजपूत राजाओं के द्वारा। ठीक है, राजपूत राजाओं के द्वारा। तो चलिए इनके बारे में तो सभी अच्छे से जानते भी हैं, तो शॉर्ट में पढ़ते हुए चलते हैं इनको। भारत में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में कई छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ। मतलब कि जैसे गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ, गुप्त साम्राज्य के बाद में कई छोटे छोटे राजाएं जो है अपने अपने शासन के अधीन जो है उत्पन्न होने लगे, मतलब अपने अपने राज्य चलाने लगे, स्वतंत्र होने लगे वो। हर्ष के पतन के बाद में, हर्ष जो है गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो हर्ष के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त होने लग गई थी। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तर भारत में राजपूतों का शासन रहा। कब से कब तक? 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तर भारत में किसका शासन रहा? राजपूत राजाओं का।
इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में धार्मिक कर्मकांडों की काफी वृद्धि हो चुकी थी। धार्मिक कर्मकांड काफी ज्यादा मात्रा में समाज में समाहित हो चुके थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी की प्रथा प्रचलित थी। देवदासी की प्रथा प्रचलित थी। देवदासी क्या होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वैसे तो नहीं हो तो चलिए शॉर्ट में बता देता हूं। देवदासी का मतलब यह होता है कि पंडित जिसके यहाँ पूजा करता था, दक्षिणा के रूप में उसकी कन्या को ग्रहण करता था, कन्या को लेता था। ठीक है, तो यही कहलाती थी देवदासी। और वो कन्या फिर उस पंडित के यहाँ पर उसकी पूरे आजीवन उस पंडित की सेवा करती थी। ठीक है, यही देवदासी एक प्रचलन था, है ना। बाल विवाह, जौहर का प्रचलन, विधवा विवाह का जो है अभाव था उस समय। सती प्रथा इस युग की ही देन है। किस युग की? मध्यकाल की। मध्यकाल में ही ये घृणीय प्रथाएं जो थी, सबसे गंदी जो प्रथाएं थी दोस्तों हिंदू धर्म की, वो मध्यकाल में ही इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है ना। तो दुर्ग निर्माण कला इस युग की देन है। हालांकि कई सारी अच्छी कलाएं भी थी इस समय की, कई सारी अच्छी बातें भी थी इस समय की, जैसे कि काफी दुर्गों का निर्माण हुआ। सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू का जैन मंदिर, कांची, तंजौर, ये सब मंदिरों की जो कलाएं हैं, इन उत्कृष्ट कलाएं जो हैं, ये सब के सब जो है मध्यकाल की ही देन है। ठीक है। अब इनके बाद में दोस्तों जैसे ही 11वीं सदी आती है, कहां से? 7वीं सदी से 12वीं सदी तक इनका शासन रहा। तो जैसे ही 7वीं सदी के बाद जैसे 11वीं सदी आती, तो 11वीं सदी में मुस्लिम शासकों की एंट्री हो जाती है। और इसी प्रकार से पहला मुस्लिम शासक था महमूद गजनबी था, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब? 11वीं सदी में। और जैसे ही इसने यहाँ दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को लूटा, वैसे ही मुस्लिम शासकों का प्रभाव भारत में बढ़ने लगा। और 1173 ईस्वी में दोस्तों फिर मोहम्मद गोरी भारत आया और उसने जी भर के भारत को लूटा। और लूटने के बाद में भारत उसको इतना अच्छा लगा कि उसने फिर भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाल दी। और भारत में मुसलमानों के विभिन्न वंश हुए। मुस्लिम शासकों के कई वंश हुए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। जैसे अभी इससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे ना, है ना, कुषाण, है ना, गुप्त, मौर्य, ये सब काल थे। इसी प्रकार से मुस्लिम शासक जो आए थे तो उनके भी वो उनके वंश के अनुसार चलते थे। तो पहले जो आया गुलाम वंश आया, गुलाम वंश, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस प्रकार से सब गुलाम वंश के अंतर्गत आते थे। इसके बाद में फिर खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आदि जो है, इन सब लोगों ने मिलकर के 600 वर्षों तक भारत पर शासन किया, भारत को गुलाम बना के रखा। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य अर्थात कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यही मुस्लिम शासन जो था, ये जो मुस्लिम शासन था अर्थात कि मुगल शासन था भारत पर, इसकी शुरुआत दोस्तों बाबर ने की। और इसका जो अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का, वो था मोहम्मद जफर। ठीक है। तो अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद में मुस्लिम राज्य का पतन, मुझे कहें कि जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन होने लगा। और अंग्रेजों के शासनकाल में पूरी तरह से इनका जो है पतन, इस साम्राज्य का पतन हो चुका था। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आधुनिक काल की। दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले इसको भी हम 2 पार्ट में फिनिश करेंगे। ब्रिटिश काल अर्थात जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया उस काल को अलग देखेंगे। इसके बाद में जैसे स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद में समाज ने क्या रूप धारण किया वो हम अलग से देखेंगे। तो 2 पार्ट में भी इसको हम पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत जैसे ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डाली गई थी, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्रम अनुसार ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। जैसे ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य आ चुका था। अब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होगा तो भारतीय साम्राज्य जाएगा। भारतीय साम्राज्य मतलब भारत का संविधान आ जाएगा भाई, भारत का संविधान पर शासन करेगा, जो कि आज तक करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ भारत से, वैसे ही दोस्तों ये अंग्रेज साम्राज्य की नींव यहाँ डल चुकी थी। और अंग्रेजों ने जो भारत पर शासन की शुरुआत की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई और उसके द्वारा भारत पर शासन करना प्रारंभ किया था। तो 1761 में अंग्रेजों ने
पौंडीचेरी पर और फिर बाद में धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब पर अधिकार करना यहीं से प्रारंभ कर दिया था। और अंग्रेजों के शासनकाल में ही सड़क, रेल, जलमार्ग, पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, कृषि इन सब क्षेत्रों में काफी ज्यादा परिवर्तन हुए। हालांकि कहीं विकास भी हुआ, कहीं पर जो है काफी सारे हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला था अंग्रेजों के शासनकाल में, अर्थात ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासनकाल को कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव मानकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव भी देखते हैं और पॉजिटिव भी देखते हैं। और मैं भी आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं दोस्तों कि हर एक पक्ष को, हर एक पहलू को दोनों नजरिए से देखना आवश्यक है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से। ठीक है ना। तो अंग्रेजों का शासन निसंदेह नकारात्मक रहा है, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी यहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के संपर्क से ही देश में राजनीतिक जागरूकता आई। अब देखिए, जैसे प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक कभी भी भारत में राजनीतिक जागरूकता नहीं आई थी। कौन सी राजनीतिक जागरूकता का मतलब क्या होता है भाई? वो देशभक्ति की भावना नहीं आई थी, अभी तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का शासन यहाँ पर आया तो अब धीरे धीरे ऐसे आंदोलनों ने जन्म लिया जिसने कि राजनीतिक जागरूकता अर्थात देशभक्ति की भावना लोगों में डालना प्रारंभ कर दी। तो सामाजिक क्षेत्र में भी कई सारे परिवर्तन हुए, जैसे कि जो पहले संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में विभाजित होने लग गए, अस्पृश्यता का समाप्त होने लग गई, छुआछूत का जो प्रथा थी वो समाप्त होने लग गई, जाति प्रथा कमजोर पड़ने लगी, प्रेम विवाह अर्थात की जो लव मैरिज होते हैं वो बढ़ने लगे, बाल विवाह एवं सती प्रथा ये सब समाप्त होने लगे, विधवा पुनर्विवाह होने लगे। समाज सुधार आंदोलन अंग्रेजों की ही देन है। समाज सुधार जो आंदोलन छिड़े बाद में आगे चल करके ये अंग्रेजों की ही देन है। और वैसे तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से ही स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुए थे वो गांधी जी के आगमन के बाद हुए थे, जो कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे और 1917 से इन आंदोलनों ने बहुत ही गति पकड़ी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश ने जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ठीक है, अब जो कहानी है दोस्तों वो कहानी है 15 अगस्त 1947 के बाद की, जब भारत आजाद हो चुका था। तो स्वतंत्रता के बाद का युग, तो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक नया संविधान बनाया गया जिसके अंदर पूरे साम्राज्य, पूरे भारत को एक छत्र के नीचे अर्थात एक संविधान के नीचे डाला गया और पूरे भारत में अब एक ही प्रकार से शासन होगा जैसा कि संविधान कहेगा। ठीक है ना। तो संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। और इनका अर्थ क्या होता है पहले ही मैं राजनीति विज्ञान की सेशन में मैं आपको एक एक करके डिटेल में बहुत ही विस्तार से समझा चुका हूं इन चीजों को। ठीक है ना। तो संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए, वो भी दिए गए। भारतीय संविधान लागू होने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में विकास के कई सारे मार्ग खुले और कई प्रकार से जो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में विकास कार्य प्रारंभ हुए। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के समय समय पर कई कानून बनाए, कई योजना बनाई, कई कार्यक्रम चलाए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही दोस्तों भारत के हर नीचे से नीचे के तबके के व्यक्ति को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। तो इसी के साथ में दोस्तों बताना मुझे सेशन आपको पूरा समझ आया या कहीं कंफ्यूजन रही है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा वर्ण आश्रम पुरुषार्थ ऋण यज्ञ संस्कार और कर्म का सिद्धांत इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।